गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवाह का। अपवाह के अंतर्गत है हमारा जो बिंदु चल रहा है वो चल रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन लगभग सभी नदियों का जो अध्ययन है वो अपन ने अंतिम वीडियो तक कर लिया है। एक अंतिम में जो अपनी प्रमुख नदी रही है प्रायद्वीपीय भारत की, उसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ हम जलप्रपात है उसके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कौन से राज्य से उसका संबंधित है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे क्या है कि आप साथ साथ तैयारी करते रहें ताकि आपकी तैयारी होती रहे। और जरूरी है कि अपने जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी रिवीजन है वो भी लगातार आप करते रहें और प्रॉपर नोट्स तैयार करें ताकि दोबारा जब आपको रिवीजन करनी हो, दोबारा जब अध्ययन करना हो तो आपके इजीली है वो स्टडी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी किसी प्रकार कोई समस्या किसी स्टूडेंट्स के होती है तो वो कॉल कर सकता है या मिल सकता है ताकि उसकी समस्या का समाधान है वो पूर्णतः कर दिया जाएगा। आज हम अध्ययन करेंगे प्रमुख रूप से जो प्रायद्वीपीय भारत की अपनी अंतिम नदी है, यानी प्रमुख नदी। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, लेकिन अपने प्रमुख नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रमुख नदी में से जो अंतिम अपनी प्रमुख नदी है वो है कावेरी नदी। सबसे पहले बात आती है कि जो कावेरी नदी है वो कौन से राज्य से संबंधित है। दूसरी बात है वो कौन से स्थान से प्रमुखता निकलती है। तो ये दो बात अपन को सबसे ज्यादा जरूरी है वो ध्यान में रखनी होती है। तो ध्यान रखना, कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहां से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से क्या है कि कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब कर्नाटक राज्य में स्थान कौन सा है तो ध्यान रखना, जो कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, जो कुर्ग जिला है वहां पे जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से क्या है कावेरी नदी का उद्गम माना गया है। तो दो बातें क्लियर होगी इसमें। सबसे पहले बात कौन से राज्य से संबंधित है कावेरी नदी का? कर्नाटक राज्य से। बाद में जो कुर्ग जिला है वहां की जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां से कावेरी नदी का उद्गम माना गया है। बात आती है कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना अपना कि दक्षिण भारत की एकमात्र जो नदी है वो कौन सी है तो कावेरी नदी है। वो दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदी मानी जाती है। बात आती है वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। जो कावेरी नदी है इसमें सामान्यतः जो जल है वो लगातार वर्षों भर भरा रहता है, यानी किसी भी समय कावेरी नदी के जल में किसी प्रकार की कमी देखने को प्रमुखता नहीं मिलती। एक प्रकार से कहा जाए तो हम इसको सदावाहिनी नदी कह सकते हैं, यानी वह नदी जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है, वर्ष भर जल में कमी नहीं आती, उसको हम सदावाहिनी नदी भी कह सकते हैं, जो लगातार बहती रहती है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। तो प्रमुखता क्या है कि इसमें क्या है वर्ष भर क्या है जल का प्रवाह है, यानी जल है वो लगातार बहता रहता है, जल लगातार गति करता रहता है। बात आती है दक्षिण पश्चिम में मानसून से वर्षा जल प्राप्त है। मतलब है कि जो कावेरी नदी है ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी वर्षा से प्रमुखता जल प्राप्त करती है। तो यहाँ क्वेश्चन ये प्राप्त बनता है कि कावेरी नदी है वो कौन से मानसून से प्रमुखता वर्षा प्राप्त करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से है वो कावेरी नदी है वो जल वर्षा का प्राप्त करती है। बात आती है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है, यानी इसके अलावा जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसके द्वारा भी क्या है कि कावेरी नदी को जल प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान रखना कि दक्षिण पश्चिम मानसून से और उसके साथ उत्तरी पूर्वी मानसून से कावेरी नदी को प्रमुखता जल प्राप्त होता है, जिस कारण ये वर्ष भर है वो जल से प्रमुखता भरी हुई रहती है, जल का प्रवाह है वो लगातार बना रहता है। बात आती है अपवाह क्षेत्र की। कावेरी नदी है उसका जो अपवाह है वो भारत के कौन कौन से राज्यों में है और कितने प्रतिशत है वो किस राज्य में प्रमुखता इसका प्रवाह है, अपवाह है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात आती है कि कावेरी नदी है उसका जो अपवाह है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्यों में है। तो ध्यान रखना तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीन राज्यों में कावेरी नदी का है वो प्रवाह प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब बात आती है कि कावेरी नदी का जब सबसे अधिक प्रवाह है वो कौन से राज्य में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना तमिलनाडु है वहां कावेरी नदी का सबसे अधिक प्रवाह देखने को मिलता है। 56% जो प्रमुख कावेरी नदी का हिस्सा आता है
उसका जो प्रवाह है वो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। उसके बाद में स्थान आता है अपने कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक राज्य में भी क्या है कि जो अपनी कावेरी नदी है उसका जो प्रवाह है वो 41% प्रवाह है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब बात आती है कावेरी नदी का सबसे कम प्रवाह है वो कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना जो केरल राज्य है वहां पे कावेरी नदी का प्रवाह है वो सबसे कम देखने को मिलता है। 3% जो प्रवाह है वो कावेरी नदी का कहां पे देखने को मिलता है, केरल में। इस प्रकार 3 राज्यों में है वो कावेरी नदी का प्रवाह प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कौन कौन से राज्य, ध्यान रखना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु में सबसे अधिक प्रवाह है और सबसे कम प्रवाह कहां देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जो अपनी कावेरी नदी है इसका प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना कावेरी नदी में बहुत सारी जो नदियां हैं वो अपने आप को विलीन है प्रमुखतः कर लेती है। तो ध्यान रखना लक्ष्मण तीर्थ, कंबिनी, स्वर्णवर्ती, भवानी, अमरावती, हेरंगी, हेमावती और सिमसा, ये प्रमुख जो सहायक नदियां हैं ये कावेरी नदी में अपने आप का जो जल है उसको विलीन कर लेती है और कावेरी नदी का जो विस्तार है वो और अधिक हो जाता है। और इसके प्रवाह की हमने बात की ही कि प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इसमें 2-3 बातें प्रमुखता आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले बात आती है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो कर्नाटक है उसका कुर्ग जो स्थान है, जिला है, वहां की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। दूसरी बात है कि प्रमुख रूप से इसके राज्यों का प्रमुख रूप से प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु और अपने केरल, इन 3 राज्यों प्रमुख से प्रवाह माना गया है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये प्रमुख रूप से वर्षा है वो कौन सी मानसून से प्राप्त करती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से, और जो उत्तरी पूर्वी मानसून से प्रमुखतः है ये कावेरी नदी जल प्राप्त करती है। और इस कारण ये वर्ष पर है, ये नदी है वो सदावाहिनी नदी के रूप में जानी जाती है। बात आती है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचा है वो जलप्रपात कौन सा है, तो ध्यान रखना जोग या गरसोपा, जोग या जो गरसोपा है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना जोग है या इसे गरसोपा भी कहा जाता है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा गया है। बात आती है इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो अपने जोग या गरसोपा है इसका अन्य नाम क्या है या किस नाम से प्रमुखतः प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कि जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा, इसका जो अन्य नाम है जिसका प्रसिद्ध नाम है वो है, ध्यान रखना, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है उसको प्रमुखतः जाना जाता है। बात आती है कर्नाटक राज्य में जो सरबती नदी है वहां पे स्थित है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये प्रमुख रूप से किस राज्य से, किस नदी से संबंधित है, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। कौन से राज्य से है, कर्नाटक राज्य से इसका प्रमुख संबंध है। और यहाँ कौन सी नदी पे स्थित है, तो ध्यान रखना जो सरबती नदी है वहां पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो प्रमुख स्थित बताया गया है। बात आती है कि जलप्रपात की ऊंचाई, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का जोग या गरसोपा, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी इसको जाना जाता है प्रमुखतः, इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, तो ध्यान रखना 255 मीटर है। वो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की प्रमुखतः ऊंचाई बताई गई है। अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक बात की कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम बात करते हैं कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ है और प्रमुख रूप से इसका संबंध किससे है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना बात आती है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है या कौन सी नदी बनाती है, तो ध्यान रखना जो कावेरी नदी है वो दूसरा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसका निर्माण करती है, उसको बनाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है
वो कौन सी नदी बनाती है, तो कावेरी नदी के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा जो ऊंचा जलप्रपात है उसको निर्माण किया जाता है। बात आती है कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। भारत का तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसको प्रमुखतः किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना शिव समुद्रम। किस नाम से जाना जाता है इसको, शिव समुद्र के नाम से भी क्या है कि जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसको प्रमुखतः जाना जाता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है इसकी, ये कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है, तो ध्यान रखना कावेरी नदी के द्वारा। दूसरी बात है इसका प्रमुख नाम कौन सा है, तो ध्यान रखना इसको शिव समुद्रम के नाम से प्रमुखतः जाना जाता है, प्रमुखतः ये प्रसिद्ध है। बात आती है कि प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत, यानी ये जो जलप्रपात है इसके द्वारा क्या है कि विद्युत का निर्माण भी किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि मत्स्य पालन का कार्य भी है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। और साथ में प्रमुखतः कभी कभी या बहुत सारे समय में देखने को मिलता है कि परिवहन के रूप में भी क्या है कि ये जो जल का विस्तार है नदियों का, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो बात आती है कि प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्रों को मिलती है, कौन कौन से स्थानों को मिलती है, तो ध्यान रखना कि इसके द्वारा जो प्रमुख जल विद्युत प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है मैसूर, बेंगलोर, कालोर स्वर्ण क्षेत्र है। ये तीन जो प्रमुख क्षेत्र है कौन कौन से, मैसूर, बेंगलोर और जो कालोर स्वर्ण क्षेत्र है उसको प्रमुख रूप से क्या है कि इस जलप्रपात के द्वारा विद्युत प्राप्त प्रमुख रूप से होती है। अब बात आती है आगे कि जलप्रपात क्या है, जलप्रपात किसे कहा जाता है, जलप्रपात की सामान्य परिभाषा क्या है, तो ध्यान रखना जलप्रपात है वो किसे कहते हैं, ध्यान रखना पहाड़ों की चट्टानों से, पहाड़ है उनकी जो चट्टानें हैं उनसे गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहते हैं। ये पहाड़ों की जो चट्टानें हैं, ध्यान रखना पहाड़ों की जो चट्टानें हैं उनके द्वारा गिरने वाली नदी या नालों का जो जल होता है, किसका जल है, नदी या नालों का जो जल होता है उसे जलप्रपात कहते हैं। पहाड़ों के चट्टानों के द्वारा जो नदी के रूप में या नालों के रूप में जो जल गिरता है उसे क्या कहा जाता है, प्रमुखतः जलप्रपात कहा जाता है। अब आगे बात ध्यान रखना, यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है, यानी पहाड़ों की चट्टानों से जो जल है वो नदी या धारा के रूप में जो गिर रहा है नालों के रूप में, अब वो किस रूप में गिर रहा है, किस गति से गिर रहा है, किस प्रकार से गिर रहा है, उस पे आधार पे वो प्रमुखतः निर्भर रहता है। तो ध्यान रखना यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है, छोटी होती है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यानी गिरने वाली जो जल है उसकी धारा अगर मोटी या बड़ी न होके पतली होती है तो उसे क्या कहा जाएगा, जलप्रपात कहा जाएगा। अब आगे बात आती है इसके विस्तृत रूप की, तो ध्यान रखना कि गिरने वाले पानी का एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है। यानी जो धारा है जो कहां से, गिरने वाले जो पहाड़ है उसकी चट्टानों से प्रमुखतः जो पानी गिरता है और उसकी जो धारा है वो छोटी न होके अगर बड़ी होती है, ध्यान रखना छोटी न होके और अगर बड़ी होती है तो काफी ऊंचाई से वो अगर गिरती है तो प्रमुख रूप से उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ दो बातें स्पष्ट होती है कि जब वो पानी नदी और नालों के रूप में अगर पतली धारा के रूप में गिरता है तब तो उसे क्या कहा जाएगा, जलप्रपात कहा जाएगा। लेकिन वो बहने वाली जो धारा है, वो बहने वाली जो धारा है वो अगर काफी ऊंचाई से गिरती है और एक बहुत बड़ी धारा के रूप में अगर वो गिरती है तो प्रमुखतः उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे प्रमुख रूप से महाजलप्रपात के रूप में जाना जाता है और प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहा है ये। अब यहाँ दो बातें स्पष्ट है कि जलप्रपात क्या है कि पहाड़ों की जो चट्टानें हैं उससे गिरने वाले जो नदी या नालों का जो जल है उसे प्रमुखतः क्या कहते हैं, उसे प्रमुखतः जलप्रपात कहते हैं। लेकिन अब इसके दो भागों में इसको विस्तृत कर दिया गया है कि जो पहाड़ों की चट्टानों से जो गिरने वाला जल है वो किस स्थिति में किस प्रकार से गिर रहा है, तो उस पे इसका स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ दो स्वरूप की बात प्रमुखतः हम की गई है, तो ध्यान से समझना उसको कि यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है, यानी जो जल है वो नालों के रूप में नदी के रूप में अगर पतली धारा के रूप में यानी पतले नालों के रूप में अगर वो गिरता है तब तो उसे क्या कहा जाएगा, जलप्रपात कहा जाएगा। लेकिन
गिरने वाले पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है, यानी जो पानी है वो पतली धारा के रूप में न गिर के काफी ऊंचाई से एक बहुत बड़ी धारा के रूप में, यहाँ पतली धारा नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी धारा के रूप में अगर वो पानी है वो प्रमुख रूप से गिरता है, काफी ऊंचाई से गिरता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे महाजलप्रपात प्रमुख रूप से कहा जाता है।